मीनाक्षी देवी ने लंच में ईशान के पसंद का खाना ही बनवाना था और वे जिम्मेदारी भी उसके सर पर ही होनी थी। अभी सोफे पर बैठते हुए उसने कुर्सी से पीठ से टेक लगाया ही था जब नौकरानी हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुई। आपने चाय बनाई है? साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो बड़ी हैरानी से खड़ी हो गई। ईशान उसे अपने कमरे में बुला रहा था। उन 2 महीनों में ये पहली बार हुआ था जब वह आदमी उसे अपने कमरे में बुला रहा था, लेकिन नौकरानी का चेहरा बहुत डर में पड़ा हुआ था। मुझे लगता है साहब को चाय पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसने चाय बनाई है जल्दी उसे उनके कमरे में भेज दिया जाए। मैडम जी, साहब बहुत गुस्से में हैं। मुझे लगता है आज आपकी खैर नहीं। वह जल्दी ही 2 कदम पीछे हो गई। नहीं गौरी, तुम जाकर साहब से कहो कि चाय तुमने बनाई है और तुमसे ये गलती हो गई है। प्लीज़ मेरा नाम ना लो। लेकिन गौरी के चेहरे पर तो पहले ही डर फैला हुआ था। साहब जी ने साफ साफ कहा है, जिसने भी चाय बनाई है वह अगर उनके सामने नहीं आया तो वह सब नौकरों को नौकरी से निकाल देंगे। आप जानती हैं साहब जब गुस्से में होते हैं तो कोई भी उनके सामने बात नहीं कर पाता। आपको पता है ना। आप चले जाइए, हो सकता है वह आप पर गुस्सा ना करे। नौकरानी जल्दी ही वहां से हट गई थी और वो बेबस लाचार रह गई थी। दिल बुरी तरह से उसका धड़क रहा था। डर की वजह से उसके पूरे शरीर में पसीना दौड़ गया था। उसका जिस्म कांपने लगा था। वह बिल्कुल कांपते हुए जिस्म को घसीटते ईशांत के कमरे तक ले आई और फिर अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसका दरवाजा खोल दिया। उसने अंदर झांका ही था जब वो आईने के सामने खड़ा था। पलटकर उसे देखे बिना ही बोलना शुरू हो गया था। तुम लोगों में इतनी भी तमीज नहीं कि चाय कैसे बनाई जाती है। आगे बढ़ो और ये चाय उठाकर पियो। उसका पूरा जिस्म पीला पड़ रहा था। डर की वजह से खून सफेद हो गया था। पहली बार था जब वो ईशांत के गुस्से की लपेट में आने ही वाली थी। वह जब चाय आगे बढ़ाकर कप उठाकर अपने होठों से लगाया ही था, अगले पल उसे जोरदार खांसी के साथ उसकी चाय भी फर्श पर गिर गई थी। मैं चीनी की जगह नमक इस्तेमाल कर गई हूँ। शायद तबीयत खराबी की वजह से समझ नहीं आया और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। उसने जल्दी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जब ईशांत को अंदाजा ही नहीं था कि घर की नौकरानी इतने कामचोर और सुस्ती का शिकार हो सकते हैं। क्या तुम लोगों में इतनी तमीज बाकी नहीं है कि तुम चाय बनाने का ढंग सीख लो? और वे जल्दी ही पलटी थी कि ईशांत एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गया। उसके सामने कोई नौकरानी नहीं बल्कि वह खड़ी थी जिसको उसने शादी के बाद बस 1-2 बार ही उचटती नजरों से देखा था। जब वो अपने बेटे लक्ष्य के कमरे में जाता था तो आज वही उसके सामने थी। वह घबरा गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चेहरे पर फैली हुई कपकपाहट और जिस हुलिया में वह थी उसे देखकर तो और ही ज्यादा हैरानी हुई थी। बड़ी आश्चर्य से कदम बढ़ाकर उसके चेहरे को देखा था। चारवी उसके होठों ने हल्की सी आवाज निकाली और वे चारवी पर हाथ रखते हुए 2 कदम पीछे हो गई। वह ना में सिर हिला रही थी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे नहीं पता ये चाय कैसे बन गई। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आगे बढ़कर उसके कांपते हुए हाथों को अपनी लपेट में ले लिया। बैठो बैठो इधर। उसे बेड पर बिठाते हुए वह साइड टेबल की तरफ बढ़ा और जल्दी जग से पानी निकालते हुए उसके तरफ बढ़ाया था। कांपते हुए हाथों से उसने गिलास मुंह से लगाया। बस 2 ही घूंट अपने गले से उतार कर नीचे लाई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर ईशांत को देख रही थी जो उस पर हल्का सा झुका हुआ था। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसके छूते ही उसके पूरे जिस्म में अजीब सी एहसास दौड़ गया। उसकी आंखों में फैली हुई नमी बाहर को फैलने लगे थे। वह आदमी उससे इतना लापरवाह था। एक घर में रहते हुए भी उसे अंदाजा नहीं था कि वह किस परेशानी से गुजर रही है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे दर्द में तड़पती हुई उसकी पहली पत्नी मेनका उसे तरसती नजरों से देख रही हो। वह एक पल के लिए उसके पास आया और धीरे से बोलते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। ईशांत, मुझे छोड़कर ऑफिस मत जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। उसने नरमी से उसे 2 कदम पीछे हटा दिया था। माँ घर पर हैं तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो वो मुझे जल्दी फ़ोन कर देंगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखो। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वीरवार के बनाए गए मीटिंग में आने वाले ख्याल ने उसे हिलाकर रख दिया था। सामने बैठी हुई लड़की होश हवास से बेगाना होते हुए उसके बाजुओं में झूल गई। उसने बेताबी से आगे बढ़कर उसे समेट लिया था। साथ ही साथ में बराबर नौकरानी गौरी को आवाज दे रहा था। अगर मीनाक्षी देवी उस वक़्त दवा लेकर आराम करने अपने कमरे में ना चली गई होती तो शायद वह उस वक़्त तक उसके कमरे में आ चुकी होती और फिर उस लड़की को अपने बेटे के कमरे में देखकर तो बस एक आफत ही आ जाती।
गौरी दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसे बेड पर लिटा चुका था। क्या हुआ चार्वी? क्या तुम घर के कामकाज नहीं करती? चार्वी ने चाय बनाई थी और उसकी तबीयत कितने दिनों से खराब थी, अब वो गौरी से पूछ रहा था और गौरी ने डर से सब कुछ उसके सामने उगल दिया था। घर के सारे कामकाज तो बड़ी मैडम नहीं, छोटी मैडम के हवाले की है। घर के सारे काम वही देखती हैं। मैं तो उनकी निगरानी में वही काम करती रहती हूँ जिसका मुझे कहा जाता है। कल से उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने सुबह बिस्तर से उठने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने बात करते करते बात को अधूरा छोड़ दिया था। अपनी उंगलियों को चटकाते हुए वह सर झुकाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था। फिलहाल बात ही ऐसी थी। एक मामूली सी नौकरानी थी और उसके घर में नौकरानी की कोई हैसियत नहीं थी। उसे अंदाजा था कि अगर वह सच उसके सामने उगल देगी तो मीनाक्षी देवी उसे एक पल में नौकरी से निकाल कर चलता करेगी। तो जब उसने सुबह जगाने से मना किया था तो फिर उसे आराम क्यों नहीं करने दिया गया था? ईशांत हैरानी में था। मैं नहीं जानती साहब। दोबारा बड़ी मैडम खुद उनके कमरे में गई थी और फिर कुछ ही देर के बाद ही किचन में आ गई। उन्हें कल से बुखार था। जल्दी जल्दी बताते हुए वो पीछे हटने लगी। साहब, कमरे में लक्ष्य बार बार रो रहा है, मैं उनके पास जाऊं? और लक्ष्य का ख्याल आते हुए उसने जल्दी गौरी को भेज दिया। उसने डॉक्टर को कॉल की थी और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर भी आ गए थे। अब उसके कमरे में जाकर डॉक्टर ने बड़ी बारीकी से उसकी जांच की थी। मुझे लगता है आपकी पत्नी को कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे भी उनका बुखार काफ़ी तेज है। उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ उनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें दिमागी दबाव की वजह से ये सब हो रहा है। आप प्लीज़ उन पर ध्यान दें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि दिमागी हालत बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म दे देती है। ये डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था, जो पिछले कुछ सालों से उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए हुए था। आप मुझे दवा लाकर दे दीजिए और रोज़ आकर आपको उसकी कंडीशन देखनी होगी जब तक उनकी सेहत अच्छी नहीं हो जाती। डॉक्टर को छोड़ने के लिए वह दरवाजे तक गया और फिर धन्यवाद करते हुए डॉक्टर को भेज दिया। जब उसे मीनाक्षी देवी अपने कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी थी। क्या हुआ ईशांत? डॉक्टर यहाँ पर क्यों आया था? वह हैरानी से डॉक्टर को जाते हुए देख रही थी, जबकि वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा और दुख से उन्हें देखता रह गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी कठोर हो। मेरे ज़मीर पर पड़ा हुआ बोझ कम नहीं हुआ जो चार्वी से अनजान रह गया, और भगवान की नज़रों में मैं उसका गुनहगार हूँ। वह मुझे चैन नहीं लेने देता और आप एक और पाप को मेरे सर पर लाकर ठोक रही हो। ये बहू तो आप अपनी मर्जी से लेकर आई थी ना? तो फिर? मीनाक्षी देवी अपने बेटे का चेहरा देखती रह गई। वह उनसे ऊंचे शब्दों में बात कर रहा था, जबकि आज तक वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कोई भी उनके सामने इस तरह सवाल उठाए। क्या हुआ, मुझे बताओगे या अपने शब्दों को ऐसे ही ऊंचा करते जाओगे? उन्होंने उसके शब्दों का एहसास दिलाया था, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उस मासूम सी लड़की का चेहरा घूम रहा था। चार्वी को पिछले कई दिनों से बुखार था और आपने इस घर की सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर डाल दिया, और साथ ही साथ वह लक्ष्य को भी देख रही थी। क्या आप जानती हैं कि वह आज बेहोश हो गई थी? उसने सारी बातें कह दिया और मीनाक्षी देवी पलटते हुए सोफे पर बैठ गई। टांग पर टांग चढ़ाते हुए उन्होंने अजीब नज़रों से अपने बेटे का चेहरा देखा था। मेनका की मोहब्बत इतनी जल्दी तुम्हारे सर से उतर गई, जो अब चार्वी का ख्याल होने लगा है? वह गुस्सा करने के अंदाज में बोली थी। मम्मी, मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। आप मेनका को बीच में मत लाओ। पहले ये बताओ, जब चार्वी की तबीयत खराब थी तभी आपने उसे किचन में आने को कह दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां अपने चार्वी के सर पर क्यों डाला? वह यहाँ मेरी पत्नी और लक्ष्य की माँ बनकर आई है, घर की नौकरानी नहीं। अपने बेटे का सब देखकर उनका गुस्सा ऐसे तेज हुआ था, उनका बस नहीं चल रहा था। वे जल्दी ही घसीटते हुए उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दें। मैं आज से खुद इस घर में हूँ, जब तक चार्वी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती और वो मेरे कमरे में ही रहेगी, तब तक लक्ष्य को आप और गौरी संभालोगी। चार्वी को पूरा आराम करने दिया जाए और आज के बाद वह घर का कोई काम नहीं करेगी। उसने कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चला गया। वह अभी तक आराम कर रही थी। मैंने गौरी को पहले ही कह दिया है कि चार्वी के लिए परहेजी खाना बना दो, और सब कुछ परहेजी होना चाहिए, जिसे खाकर थोड़ी बहुत आराम महसूस करे, क्योंकि अब वह चाहता था कि चार्वी का ख्याल खुद रखेगा। इसलिए अगले 2-3 दिन तक चार्वी के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। कुछ ही देर के बाद चार्वी ने जागते हुए अपनी आंखों को खोला था। सर भारी हो रहा था, जिसमें अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। आंखें खोलकर उसने आसपास देखा, फिर जल्दी उठकर बैठ गई। ये तो ईशांत का कमरा था
तो वह यहाँ क्या कर रही थी। दिमाग पर दबाव डालते हुए उसे एहसास हुआ कि वह ईशांत के कमरे में ही बेहोश हो गई थी जिस वक्त ईशांत उसके सामने खड़ा था। उसने सर घुमाकर अपने पैरों के पास बैठे हुए ईशांत को देखा। वह जल्दी ही बेड से उतरने लगी। जब ईशांत ने हाथ बढ़ाकर उसे वहीं बैठने का इशारा किया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं लेटोगी, बल्कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम इस बेड से नहीं हिलोगी। ईशांत ने जब ये कह दिया तो वह हैरानी से ईशांत को देखती रह गई। वह उसकी भीगी पलकों को देख रहा था। तुम्हारी अगर तबीयत खराब थी तो तुम मुझे आकर बता सकती थी। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी तरफ से इतना लापरवाह तो नहीं था। उसने कह दिया और वह सर झुका गई। लक्ष्य किधर है? मुझे लक्ष्य के पास जाना है, उसके दूध का टाइम हो रहा है। वह अभी भी लक्ष्य के लिए बेताब थी। वह बस उसका मासूम चेहरा देखता रह गया। शायद उससे नाराज थी। इतनी लापरवाह के बाद नाराज होना तो उसका अधिकार बनता था। तो फिक्र ना करो, लक्ष्य गौरी और माँ के पास है। मैं अभी कुछ देर पहले ही उसे देख कर आया हूँ। गौरी तुम्हारे लिए परहेजी खाना बना रही है, तुम आराम करो। मीनाक्षी तो इतनी बुरी हालत में हो गई थी, इस बात का उसे अच्छी तरह अंदाजा था। ठीक है, मैं आराम कर लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ जाइए और लक्ष्य को मेरे पास लेकर आइए, उसने ईशांत को कह दिया। और ईशांत जल्दी बेड से उतर गया। ठीक है, मैं उसे इसी कमरे में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे खुद संभाल लूँगा, तुम प्लीज़ आराम करो। वह पलट कर कमरे से बाहर चला गया। जब से ईशांत के साथ उसकी शादी हुई थी तब से ये घर उसके लिए कैद खाना सा बन चुका था। एक ऐसा कैद खाना जिसके जालिम लोगों से उसे मोहब्बत हो चुकी थी। इसके बारे में बराबर सोचते हुए वो खुद उससे इतना बेखबर कैसे हो गया था। इतने सख्त दिल से उसे ढंग से सांस लेने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी वह उस कैद खाने से नहीं भागी थी। कुछ ही देर के बाद वो वापस आया तो लक्ष्य उसके हाथों में खेल रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर लक्ष्य को उठाया। बेताबी से वह उसके माथे को चूमने लगी, फिर उसे ईशांत के हवाले कर दिया। उसकी तबीयत खराब थी और वह नहीं चाहती थी कि लक्ष्य की भी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए कुछ दिन उससे दूर रहना चाहती थी। फिर सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। बस अपने आंखों पर हाथ रखे ऐसे ही लेटी हुई थी। उन 2 दिनों में ईशांत ने उसकी हर तरह से ख्याल रखा था। उसकी दवा, उसके खाने, उसके आराम का ख्याल रखा था और उसका पूरा सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उससे खुलकर बात नहीं कर पाई थी। शायद वो बात अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे कि वो बिना वजह ईशांत के पास आने की कोशिश ना करे, क्योंकि वह आज भी मेनका से मोहब्बत करता है और कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। तबीयत ठीक हो जाने के बाद उसने खुद ही ईशांत से कहा था कि वह अब ऑफिस चला जाए, क्योंकि वह अब बिल्कुल ठीक है। न जाने क्यों उसे ईशांत की इतनी कोशिश पर भी बिन वजह उसे शर्मिंदगी ने घेरे हुए थे और कुछ मीनाक्षी देवी का डर भी हर दिन उस पर सवार रहता था। इसलिए वह दोबारा लक्ष्य के कमरे में चली गई। ईशांत ने उसे अब मोबाइल लाकर दिया था और उससे वह हमेशा बात करती रहती थी। सुबह सवेरे उसने कॉल करके पूछ लिया उसकी तबीयत के बारे में और उसने तसल्ली दिलाते हुए कह दिया था वह बिल्कुल ठीक है। वह मासूम सी लड़की ईशांत का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी थी। उसने पहले जो गलती की थी उस गलती को अब नहीं दोहराना चाहता था। वह जानता था कि वह उससे नाराज है और अपने दिमाग में ईशांत के कहे गए शब्दों को सवार करके बिना वजह इस रिश्ते से दूरी बना गई थी, जबकि वह अब अपने दिल को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। वह मेनका की मां मालती देवी के साथ अभी भी बातचीत करता था। हर एक बात अपने दिल की उनसे शेयर कर लेता था। वह भी यही चाहती थी वह अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर ले, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि जो कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ है वह किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। उस दिन वह मेनका की तस्वीर को निकालकर उससे बहुत देर तक सर झुकाकर रोता रहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी खुदगर्जी तुम्हारी ज़िंदगी को निगल जाएगी, लेकिन विश्वास करो मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता था कि शायद मैं माँ से दूर होकर एक बुरा बेटा बन जाऊँगा। वो मेनका को हमेशा की तरह अपने दिल का हाल सुना रहा था। हर हफ्ते वो पार्क में बैठकर घंटों अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करता और फिर अपने सारे हाल उसके सामने खोल कर रख देता और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करता। उस दिन वापस आया, कहने लगा अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। मेनका और मैंने उस लड़की की आंखों में अपने बेटे के लिए मोहब्बत देखी है। सबसे बड़ी बात मेरे लिए मेरा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और वे लड़की मेरे बेटे से मोहब्बत करने लगी है तो वो मेरे लिए भी मोहब्बत के लायक बन गई है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उस लड़की को झेलना पड़े, इसलिए मैं उसके साथ अपनी मधुर जिंदगी की शुरुआत करूंगा। इस तरह से दोबारा किसी मेनका को बेबस होकर
मौत के घाट न उतरना पड़े। वह ऑफिस टाइम से पहले वापस घर आ रहा था क्योंकि आज उसका दिल ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसने खुद अपने हाथों से चार्वी के लिए खरीदारी की, बल्कि ऐसे ही जैसे वो मेनका के लिए खरीदारी करता आया था, अपनी पसंद के ड्रेस और उसके लिए उसके पसंद की ज्वेलरी, ज़रूरत का सब कुछ खरीद लिया था। वह चाहता था उस लड़की को पूरे दिल और मन के साथ उसे स्वीकार करे और उसे वह सारी खुशियाँ दे और सारी मोहब्बत लुटाए जिसकी वह हकदार है। वह हवेली में दाखिल हुआ। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वह सीधा अपने कमरे में आया। बेड पर सारा सामान रखते हुए उसे अंदाजा हुआ वह अपने कमरे में नहीं बल्कि दोबारा लक्ष्य के कमरे में चली गई है। इसलिए सबसे पहले वह उसे अपने कमरे में लाना चाहता था। सीढ़ियाँ उतरते हुए सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ा, जो कि मीनाक्षी देवी के कमरे के बगल में मौजूद था, और वहीं उसके कदम मीनाक्षी देवी की ऊंची आवाज़ से थम गई। तुम क्या समझती हो, मेरे बेटे पर कब्जा करोगी? दोबारा उसके कमरे में जाने की हिम्मत भी मत करना, और ना ही उसके पास जाने की ज़रूरत है तुम्हें। ये मेरा पोता है जिसके सहारे तुम इतना इतरा रही हो ना, उसे मैं एक पल में तुम्हारे हाथों से छीन कर तुम्हें बेघर कर सकती हूँ। मत भूलो कि आज तुम्हारा बाप लंदन की हवाओं में आज़ादी से सांस ले पा रहा है तो मेरी ही दी गई पैसों की वजह से है। वह काफ़ी देर उसे टॉर्चर कर रही थी, उस पर ताना मारते हुए बराबर ये एहसास दिला रही थी वह एक बदचलन लड़की है जो उनके बेटे का साथ पाने के लिए उस पर जादू टोना कर रही है, जबकि वो बड़ी प्यार से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि वैसा कुछ नहीं है। और अब तो उन्होंने हाथापाई करते हुए लक्ष्य को उसके हाथ से छीन लिया था, क्योंकि वह लक्ष्य की वजह से ही इतना इतरा रही है। उसे यूं लगा जैसे कोई कीमती चीज़ उसके हाथों से छीन ली गई हो। ये बच्चा तो उसकी ज़िंदगी था, उसके जीने का सहारा, जिसके साथ वह दिल से जुड़ी हुई थी, और यहाँ आते हुए अपना सारा कुछ खो बैठी थी। जिसे वह मोहब्बत कर बैठी थी उसी ने उसको ठुकरा दिया था। आगे बढ़कर उसने गुस्से से लक्ष्य को उनके हाथों से खींच लिया था, जो बराबर रो रहा था। उसने लक्ष्य को अपने सीने से लगा लिया। खबरदार, अगर आपने मेरे बेटे की तरफ उंगली करने की कोशिश भी की तो मैं सारा लिहाज भूल जाऊंगी। इन 6 महीनों में आपने मुझे जितना परेशान कर रखा उसे मैंने बर्दाश्त की, लेकिन अगर आपने मुझे मेरे बेटे के लिए परेशानी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप एक माँ हैं तो आप अपने बेटे को अपने आंचल में संभाल कर रखो। ये मेरा बेटा है। मीनाक्षी देवी आगे बढ़कर उसका मुंह दबोचने लगी थी। जब उसने गुस्से से उसका हाथ थाम लिया था, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आंटी, रही बात आपकी रकम की, तो मेरे दिए हुए बलिदान पर जो कुछ पैसे मेरे पिता को दिए हो वह आपने अपनी मर्जी से दिया था, ताकि आप मुझ पर अपनी हुक्म चला सकें, मुझे गुलाम बना सकें। ये मेरे माँ बाप का लालच नहीं था। उन्होंने आपसे किसी तरह की कोई लालच नहीं की थी कि आपने खुद व कुछ लाख रुपए उन्हें देकर उनके मुंह बंद करना चाहा था, ताकि वो दोबारा आपके सामने आवाज़ न उठाएं। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूंगी। गौरी ने मुझसे सब कुछ बता दिया है कि इस घर में रहते हुए आपने मेनका के साथ क्या कुछ नहीं किया। उसके साथ आपका व्यवहार कितना गंदा था। सिर्फ आपकी जिद की वजह से वह मौत के मुंह में उतर गई। आप खुशियों की ही नहीं बल्कि जिंदगियों के भी कातिल हैं। आपने एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया है, और एक औरत होकर भी आपको ख्याल नहीं आया। वह जो बाहर खड़ा था, एकदम सुन कदमों के साथ, उसकी आंखों में नमी थी, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज्ञाकारी बेटा बनने की कोशिश में वह इंसानियत ही भूल चुका था, जिसका अंदाजा उसे अब हो रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे सामने इतने ऊंचे शब्दों में बात करो। आने दो ईशांत को। अगर तुम्हें 2 दिनों के अंदर अंदर डिवोर्स न दिलवा दी, इस घर से चलता ना किया, तो मेरा नाम भी मीनाक्षी देवी नहीं। तुम नहीं जानती, मेरा बेटा मेरी इशारों पर नाचता है। वह लाल चेहरों के साथ साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वह पलटी, जब चौखट पर खड़े अपने बेटे को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। फिर अगले ही पल उन्होंने अपनी चाल उल्टी खेलनी चाही। आंखों में आंसू लाते हुए ईशांत की तरफ बढ़ रही थी। देख रहे हो तुम उस 2 टके की लड़की का अंदाज, ये व्यवहार इसका मेरे साथ है, और मैं सिर्फ इसलिए चुप हो जाती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर बर्बाद ना हो। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही से ये लड़की मेरे सर पर नाचने लगेगी। वह लक्ष्य को सीने से लगाए हैरानी से उनके नाटक देख रही थी, जो एक ही पल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। सच बात थी, वे औरत मक्कारी में अपना कोई पत्ता खाली जाने नहीं देती थी। एक पल में ही रंग बदलकर अपने बेटे को अपने सांचे में ढालना चाहती थी, लेकिन उसने भी सोच लिया था अगर वह यहाँ से जाएगी तो लक्ष्य को साथ लेकर जाएगी। बस अब मैं सब कुछ देख चुका हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने सब कुछ बहुत देर से समझा। मुझसे जुड़े मेरे प्यारे रिश्ते को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा,
उसने आगे बढ़कर नरमी से मीनाक्षी देवी के हाथों को थाम लिया था और वह बिल्कुल आश्चर्य में अपने बेटे को देखती रही। उन्हें विश्वास था उनका फेंका हुआ पत्ता काम कर चुका है। हमेशा की तरह उनका बेटा उनकी बातों में आ गया है। वह सर झुकाए लाल चेहरा लिए बात कर रहा था जो उन्हें अजीब भी लग रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप एक औरत होकर इस हद तक गिर जाएंगी। मैंने आपको कहा था ना कि हमारी समस्याओं से दूर रहिए, खास तौर पर चारवी की ज़िंदगी से। मैंने आपको कहा था ना कि चारवी मेरे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे मेरे लिए मेरी मेनका थी, और ये मुझ पर उतना ही अधिकार रखती है जितना मेनका का था। और आपने ये शादी अपनी मर्जी से की थी। आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप इस मोहब्बत के बदले में सिर्फ मुझे परेशानी देती आई हो। चारवी इस घर में इसी हैसियत से रहेगी जो हैसियत आपकी है। ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि लक्ष्य की माँ और मेरी पत्नी है। और आज के बाद अगर आपने हमारी समस्या में बोलने की कोशिश की या हमें किसी तरह की तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं आपसे हर रिश्ता ख़त्म करते हुए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। अगर कोई मेरी बहन होती, आप जैसी औरत के साथ इसी तरह का व्यवहार करती तो आप पर क्या बीतती। वे अब सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था जिसके चेहरे की रंगत साफ दिखाई दे रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये 2 टके की लड़की तुम्हें इतना बदल कर रख देगी कि तुम मेरे सामने इस तरह की बातें करो। वह अब नफरत से उसका हाथ झटक गई और वह दुख से उन्हें देखता रह गया। ये 2 टके की लड़की आपकी ईशांत की पत्नी चारवी है, लेकिन शायद आप चाहती हैं कि आप सारी जिंदगी इस घर में अकेली रहो और अपनी हुक्म चलाओ। मम्मी, इस तरह नहीं, जिस तरह आप चाहती हैं। उसने नरमी से आगे बढ़कर लक्ष्य को अपनी गोद में ले लिया जो अब तक सुकून से सो रहा था, और चारवी के बहते आंसू साफ करते उसे अपने कमरे में ले आया। उसने नरमी से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इतना लापरवाह नहीं रहना चाहिए था। शायद वह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और चारवी बस उसे देखती रह गई। मैं सारी जिंदगी आपसे दूर नहीं रह सकती, और लक्ष्य के बिना मैं तो सांस भी नहीं ले सकती। अब ये मेरा बेटा है ईशांत, और ईशांत उसके नरम मुलायम चेहरे को देखता ही रह गया। तुम्हारा नहीं, हमारा बेटा। थोड़ा सा उसके पिता को भी अधिकार दे दो, मेरी धर्मपत्नी। उसने बड़ी खुशी से कहा था। मैं उसे सुलाकर आता हूँ, तब तक तुम मेरी पसंद की लाई हुई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ ताकि मुझे अंदाजा हो कि मेरी पसंद में मेरी पत्नी कैसी दिखती है। प्यार भरी आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा दी, जो अब उस वक्त उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने लाइट पिंक कलर का ड्रेस उसके लिए लेकर आया था और वो बिल्कुल ही जालीदार थी, जिसमें उसका जिस्म आर पार दिखाई दे रहा था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने आप को आईने में देखा तो शर्मा गई और पीछे मुड़कर उसने अपने दोनों ब्यूटी बॉल पर हाथ रख लिया था, लेकिन पीछे से ईशांत को उसका जिस्म पूरा नजर आ रहा था, जो अब ईशांत को अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो बला की खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, और उसको पीछे से अपने छाती से चिपकाते ईशांत बिल्कुल बेकाबू हुआ था। उसके गर्दन से बालों को हटाता अपना होठ वहां रख चुका था। चारवी तो जैसे कटे डाल की तरह हिल रही थी, लेकिन शर्म की वजह से वह अपने चेहरे से हाथ नहीं उठा रही थी। ईशांत तो उसे चूमता गया। चारवी तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये सब कुछ सच हो रहा है। ईशांत अब उसके होठों पर आया था। चारवी को धीरे से कहने लगा, चारवी आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। चारवी ने कांपती होठों से कहा, ईशांत रुको मत, मुझे पूरा सुहागन कर दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे इतने करीब आओगे, और आज तुम्हें पाकर मैं पूरी पूरी पवित्र हो गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हें भगवान से प्रार्थनाओं में मांगा था, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। ईशांत, मुझे इतनी मोहब्बत दो कि आज की रात मुझे मौत भी आ जाए तो कोई परवाह न हो। ईशांत उसकी बातें सुनता पागल हुआ था, उस पर बरस पड़ा था। वह अब तेज तेज सिसकियां ले रही थी, आहें भर रही थी, जिस पर ईशांत भी दीवाना सा हुआ था। वह सच में कम उम्र की थी, लेकिन मोहब्बत में चूर थी। ईशांत को तो वह दीवाना कर गई थी। ईशांत भी उसके हर अंग को चूम रहा था और उसे सुकून पहुंचा रहा था। जब एक झटके से उसकी चीख तेज हुई थी, उसके बाद भी ईशांत को अपने से दूर नहीं जाने दे रही थी, उसे अपने अंदर समा रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, पर उसके होठों पर सिर्फ ईशांत था और एक चाहत की सिसकी थी जो कम नहीं हो रही थी। वह इस तरह एक दूसरे में खोए थे। जब लक्ष्य के रोने पर एक दूसरे से दूर हुए थे, वक्त लक्ष्य को दूध पिलाते और सुलाते वापस अपना पोजीशन फिर से ले चुके थे,
और सारी रात इसके समुंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। ईशांत का सारा बिस्तर लाल हो चुका था। वह सुबह एक दूसरे से अलग होते बिस्तर समेटने लगी तो ईशांत ने रोक दिया। उसने कहा, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम आराम करो, मैं ये सब खुद कर लूंगा, तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। उसने ईशांत के माथे पर किस करते उसे जाने दिया और खुद बेड पर लेट गई। उसका पूरा जिस्म मोहब्बत से चूर था, लेकिन वह उस दर्द में भी आनंद ले रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया, उसका प्यार उसे मिल गया था, उसे और क्या चाहिए था। ईशांत ने 3-4 दिनों तक उसे बेड से उठने ना दिया था, पर चार्वी का कहना था कि आप मेरी नाजुकी पर मत जाओ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए, नहीं तो मुझे इस तरह आराम की आदत पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरा पति मेरे सिवा किसी और को देखे। ईशांत ने मुस्कुरा दिया और कहा कि बस मैं तुम्हें कभी भी अब मोहब्बत के लिए तरसने नहीं दूंगा। ईशांत की मां नाराज होकर घर छोड़कर लंदन चली गई थी। ईशांत ने भी उन्हें वापस ना बुलाया। जब 2 साल बीत गए और चार्वी ने भी एक बेटी को जन्म दिया तो मीनाक्षी देवी ये खबर सुनते लंदन से दौड़ी चली आई थी और उन्होंने आते ही अपनी पोती को गले से लगा लिया था। अब मीनाक्षी देवी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब अपने पोते और पोती को गले से लगाए रखती थी। चार्वी से बच्चों को लेकर नोक-झोंक होती रहती थी, पर इस बार ईशांत अपनी माँ की बातों को इग्नोर करता था। चार्वी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उनकी दुनिया अब बहुत खुशहाल बीत रही थी। मीनाक्षी देवी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। और मेरी वीडियो आप जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है। उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।